तो टॉपिक दीजिए फेमा। अब देखिए फेमा से पहले हम लोग को ये जानना है कि हम लोग को पता है फेरा था पहले, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। Yes, ma'am. फेमा बाद में आया। फेमा का कहाँ है आपका मॉड्यूल देखिए खोलिए तो। Yes, ma'am. फेमा का एस्टेब्लिशमेंट का बता रहा है FEMA, no, ma'am. 1999 होगा। FEMA is in yes 1939 सितंबर में फेरा नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ फेरा था नहीं, मैम। फेरा नहीं, फेमा। फेमा 1999 में होता है। खैर मैं पूरा डिटेल बताती हूँ, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिए। तो पहले फेरा था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1970। 1990। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्योंकि आपका आवाज कट रहा है। नो मैम, कट 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 के आ रही है मैम। अभी भी आ रही है कट के? नो नो आ रही है। हाँ यस मैम, अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, फेमा तो 1999 में आया, लेकिन उससे पहले सेम एक्ट था फेरा के नाम से, ठीक है, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो रेगुलेशन एक्ट का काम क्या था? फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है। मेन पर्पस था फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। तो पहले क्या थी, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी पहले। फेमा से पहले की मैं बात कर रही हूँ, 1991 के पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी था, ज्यादा उतना अलाउड नहीं था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इसलिए ये जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, और इसको कंट्रोल करने का जिम्मा था फेरा का। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आफ्टर 1991 के बाद जरूरत पड़ा सब कुछ को लिबरलाइज करने का, और इवन सारे एक्ट में आप देखेंगे 91 के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमी को अगर ग्रो करना था तो जरूरत था कुछ चेंजेस लाने का, ठीक है। तो क्या चेंजेस आया? जो हम लोग पहले रिस्ट्रिक्शन डाल रहे थे ना, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं करके उसके बाद हो गया मैनेज करने का जिम्मा, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा करके अब मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए फेमा, नॉट रेगुलेशन, मैनेजमेंट जरूरी था। तब 1999 में फेरा को रिपील करके आपका फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। क्योंकि एलपीजी के बाद ओपन इकोनॉमी है, हो गई आपकी इंडिया, ठीक है। फिर इंडियन मार्केट में एंट्री करना अलाउड हुआ, किसके थ्रू? एफडीआई के थ्रू, ठीक है। एफडीआई एंड पोर्टफोलियो रूट के थ्रू आने का परमिशन मिला, ठीक है। तो फेरा सूट नहीं कर रहा था पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, इसलिए फेमा को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट होता है कि फेरा जब था ही तो फेमा को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफरेंस, एक चार्ट बना लीजिए, एक साइड लिखिए फेरा, एक साइड लिखिए फेमा, ठीक है। तो वहां फेरा के अंदर लिखिए बस शॉर्ट में कि प्रोहिबिशन, फॉरेन करेंसी का प्रोहिबिशन, ठीक है। फॉरेन करेंसी का, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज का प्रोहिबिशन था आपका फेरा में, और फेमा में रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट था। फेमा में रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट था। फेमा के साइड लिखिए रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। डन। यस मैम। अब देखिए फेरा के साइड था कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। फेरा में कंजर्व करने की बात होती थी फॉरेन करेंसी को। फॉरेन करेंसी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? नो मैम। मेरी आवाज आ रही है? मैम आप कट रही है आवाज। मैम थोड़ा सा कट गई थी बीच में फॉरेन एक्सचेंज। इतना तो सुने ना, कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, ये यस है मैम। फेरा का। अब फेमा के साइड आइए, टू प्रमोट एंड डेवलप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट एंड डेवलप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और फेरा को पहले क्रिमिनल लॉ बोला जाता था। क्रिमिनल, उसके अंदर कोई भी ऑफेंस अगर आप करते हैं तो जो भी, अगर मान लीजिए नियम कानून को अगर आप तोड़ते हैं तो आप क्रिमिनल, मतलब ऑफेंस कहलाएगा वो फेरा के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा। और फेमा के अंदर अगर कुछ ऑफेंस करते हैं
तो उसको थोड़ा लिबरलाइज करके उसको सिविल ऑफेंस बोला गया है। फेमा सिविल ऑफेंस और उधर फेरा को बोलेंगे आप क्रिमिनल ऑफेंस। यस मैम। और या फिर ड्रैकोनियन एक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग फेरा को। ड्रैकोनियन एक्ट क्यों? ड्रैकोनियन एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट का मतलब यही हुआ जो अभी मैं आपको बताई, किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। और ड्रैकोनियन एक्ट बोला जाए तो उसका मतलब ये होता है कि ये इतना स्ट्रिक्ट था कि इसके अंदर अगर वायलेशन करते आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, तो सीधा आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था। ठीक है, अगर कोई वायलेशन हुआ तो सीधा इम्प्रिजनमेंट। मैम क्लास ज्वाइन नहीं ले रहा था। ऐसा कैसे? पता नहीं, कुछ पता नहीं क्या हुआ था। पासवर्ड ये हुआ वगैरह जब भूल गए होंगे आप। खैर, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कुणाल फेमा चैप्टर। ठीक है, फेमा में इंट्रोडक्शन अभी जस्ट हुआ है कि फेमा से पहले आपका फेरा था। ठीक है, और अभी मेजर डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, फेरा और फेमा में तो ड्रैकोनियन एक्ट बोला जाता था फेरा को। दैट पार्ट इज डन। स्वाति, क्यों बोला जाता था? भी हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, स्ट्रिंजेंट लॉ भी बोला जाता था। तो इसमें से कोई भी नाम अगर बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रिंजेंट बोला जाए या ड्रैकोनियन बोला जाए तो सबका मीनिंग वहीं पे सेम हो जाएगा कि वो उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं जो लॉ के विरुद्ध है, सीधा इम्प्रिजनमेंट। इतना स्ट्रिक्ट था वो। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट है आपका पेनल्टी। इसमें होता था 5 times ऑफ सम इन्वॉल्व। फेरा में 5 times ऑफ सम इन्वॉल्व एंड इम्प्रिजनमेंट इन मोस्ट केसेस। 5 times of sum involved. Sum involved. Yes ma'am. And imprisonment in some cases. किसमें? फेरा में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा लिबरलाइज करके हो गया आपका पेनल्टी 3 times ऑफ सम इन्वॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। नो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस फेरा में। अब ये नो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहने का क्या मतलब है कि अगर इम्प्रिजनमेंट होता है तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ पेनल्टी वगैरह देके छूट सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाँ फेमा में ये प्रोविजन दिया गया है, कंपाउंडिंग का ऑप्शन है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इन इज परमिटेड। तो कंपाउंडिंग मतलब आप लिख देंगे कि अगर इम्प्रिजनमेंट होता है तो पेनल्टी दे करके हम लोग छूट सकते हैं, दैट इज कंपाउंडिंग। ठीक है, ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। इस वजह से फेरा को रिपील करके लाना पड़ा। डेट पूछा जाता है, फेमा 1999, फेरा 73 के अराउंड था। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन अब लिखिए। इंट्रोडक्शन में कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो लिख लीजिए। फेमा केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 2000। फोर्स की बात मैं कर रही हूँ, इनफोर्स हो गया 1 जून 2000 एंड रिपील्ड फेरा 1973। मैम रिपीट कीजिएगा मैम, वॉइस कट रही है। मैंने कहा इंट्रोडक्शन में लिखना है फेमा कब फोर्स में आया, तो 1 जून 2000 को फोर्स में आ गया था आपका फेमा। रिपील करके, किसको रिपील करके? फेरा 1973 को रिपील करके। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, फेमा के ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, अब सारा कुछ अब हम डिस्कशन करेंगे फेमा पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया खत्म, फेरा को टाटा बाय बाय। अब फेमा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मतलब फोर्स में फेमा। तो फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला, अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। पहला पर्पस था अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट था फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। मैम वॉइस कट गई पूरी। मैम वॉइस नहीं आ रही है। सेकंड पॉइंट पूरी कटी हुई है वॉइस में मैम। रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करने का जिम्मा फेमा को दिया गया। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी डेवलप करने का जिम्मा
फेमा को दिया गया, ठीक है, वो भी मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। ये भी लिख लीजिए, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव, कब इन्फोर्स हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट था ऑब्जेक्टिव, किस मकसद से इसका फॉर्मेशन हुआ, वो हो गया कि एक्सटर्नल ट्रेड मेन काम है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना ये मेन काम है, ठीक है। और आप ज्यादा लिख सकते हैं कि ये काफी ट्रांसपेरेंट लॉ है आपका फेमा, क्योंकि इसमें एक एक चीज लिखा हुआ है फेमा में। कितने लिमिट तक आप फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हैं अपने पास, कितना लिमिट तक के बाद आपको आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट लॉ है ये, ठीक है। सब चीज उसमें मेंशन किया हुआ है, अमाउंट भी मेंशन किया हुआ है कि कितने अमाउंट तक आप फॉरेन करेंसी रख सकते हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं स्कोप। मैम हाँ स्वाति, मैम पूरा वॉइस कट गई, कुछ पता नहीं चला। कहाँ से आवाज कटा भाई, जहाँ कटा वहीं पे बोल देते। मैम थर्ड पॉइंट जो आपने बताया उसके बाद से, मैंने बताया डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, उसके बाद आपने जो भी बोला वो बता हुआ। उसके बाद मैंने कहा, अभी आवाज सही है। यस मैम। उसके बाद मैंने कहा, यस मैम। हाँ उसके बाद बोल रही थी मैं कि आपको आप फेमा जो है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट लॉ है, ठीक है। कितना फॉरेन एक्सचेंज आपको रखना चाहिए, आरबीआई का कितने के बाद आपको परमिशन लेने की जरूरत है, सारा कुछ उसने मेंशन्ड है फेमा, ठीक है। इसीलिए वो उसको ट्रांसपेरेंट लॉ बोला जाता है, ठीक है। कि कितना लिमिट आप रख सकते हैं, कितने लिमिट के बाद आपको आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत है, वो सब इसमें मेंशन्ड है, ये कहा था मैंने। यस ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अप्लीकेबिलिटी, यानी ये किसकी किसके ऊपर लागू होगा, फेमा है। तो सबसे पहला अप्लीकेबिलिटी दीजिए, या स्कोप, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, स्कोप पूछ सकता है, अप्लीकेबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला लिखिए, पहला तो अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, ये तो है ही, ये तो लिख ही लीजिए, अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जितना भी ब्रांच, पहले लिख लीजिए, ऑल ब्रांच ऑफिसर, से आवाज कट गई क्या, आ रही है आवाज? नो मैम। रुक जाइए, नेटवर्क चेंज करने दीजिएगा, इतना डिस्टर्ब हो रहा है। यस मैम, ऑल ब्रांच ऑफिसर्स। एक मिनट, आ रही है आवाज क्या? अगर ज्यादा यस मैम अभी आ रही है। नेटवर्क पे आ जाऊंगी, क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर सेकंड ऑप्शन यही है, मोबाइल का हॉटस्पॉट। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? मैम हाँ आ जाइए मोबाइल डाटा पे मैम, वो ज्यादा सही है। बताइए अब बताइए। यस मैम, मैम आपने जो बताया एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया, होल इंडिया में ऑल ब्रांचेस हाँ, ऑफिसर्स। सेकंड है ऑल ब्रांचेस कॉमा ऑफिसर्स एंड एजेंसीज, branches, Agencies. offices and agencies outside India owned or controlled by PRI, owned or controlled by PRI, मतलब समझ में आया? कोई भी ब्रांच, ऑफिसेज या एजेंसी अगर कंट्री के बाहर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला अगर इंडियन सिटीजन है, तो उसके ऊपर भी फेमा एक्ट लागू होगा, ठीक है। अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कंट्रोल बाय, क्या? यस मैम, ऑल कंट्रोल बाय PII, PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो भी है, अगर उसके हाथ में कंट्रोल है और ओनरशिप है, तो उसके ऊपर भी फेमा अप्लाइड होगा। ये समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है PRI,
ठीक है। अब ये PRI का क्या मतलब है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है, तब बोलेंगे हम लोग कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। यस मैम। कोई आइडिया? नो आइडिया। PRI जान लीजिए कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज तक रह रहा है तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे PRI। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे अभी चल रहा है 21, 22 में अगर Yes, ma'am. आपका रेसिडेंसी अगर आपको जानना है, चेक करना है, तो आप 19 और 20 में 19 और 20 में आप कितने दिन रहे हैं वो हम चेक करेंगे। अगर 19-20 में अगर आप इतना 19-20 हो गया आपका 20-21, ठीक है, अगर 21-22 में चेक करना है तो 20-21 में आप 182 डेज रहे हैं कि नहीं रहे वो हम चेक करेंगे, तब देखेंगे कि वो आप PRI हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा और सेकंड केस क्या होता है, अगर बाहर का कोई सिटीजन अगर इंडिया बसने ही आ गया है, ठीक है, रिसाइड ही करने आ गया है किसी बिजनेस पर्पज से, वोकेशन पर्पज से, वोकेशन एक प्रोफेशन को कहते हैं, वेकेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वोकेशन टर्म इसलिए फीका में यूज होता है। ठीक है, कि किसी प्रोफेशन के लिए हम यहाँ पे अगर इंडिया में आए हैं, ठीक है, इंडिया में आए हैं लेकिन अभी तुरंत आए, तुरंत सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगा आपको, PRI तुरंत नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अगेन आप 182 डेज अगर लास्ट ईयर तक आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहे हुए हैं बिजनेस के पर्पज से ही, तो भी आपको PRI कंसीडर करेंगे। और PROI की बात करें, अदर देन PRI सब PROI हो जाएगा आपका, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जितना हम लोग डिस्कशन किए, इसके अलावा जितना भी आदमी हो गया वो PROI ही हुआ। ठीक है, यानी अगर इसमें भी मान लीजिए इंडियन सिटीजन है, आप लोग अगर किसी पर्पज से चले गए बाहर काम करने के लिए, बाहर ही बसने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, कि वहीं पे अब रहना है या रिसाइड करने के पर्पज से, तो अगेन आप PRI नहीं होंगे, PROI होंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी आपको मिल गया देश निकाला, तुम देश छोड़ के जा रहे हो, तुमको बाहर करना है बिजनेस, जाओ बाहर करो बिजनेस, तुम नहीं हो PRI। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये PRI से क्वेश्चन आता है। और आप लोग MBA के स्टूडेंट हैं, PGDM के स्टूडेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी भी PRI से पूछा जाए। लाइक कोई केस दे दिया जाएगा कि देखो इतने टाइम तक, फर्स्ट टाइम जैसे मान लो कोई इंडिया आया, या फर्स्ट टाइम स्वाति गई फॉरेन, ठीक है, तो क्या वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में? अब आप बताइए, अब मान लीजिए स्वाति गई अमेरिका, ठीक है, फर्स्ट टाइम गई, ये भी मैं मेंशन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम गई, तो क्या वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाएगी? बिजनेस पर्पज से बाहर गई है, ये ध्यान रखिए। और प्रीवियस बात कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए 21 है, 2021 PRI होगी स्वाति या PROI होगी स्वाति? मैम कुछ दिन के लिए तो PROI होंगे। PROI होगी अगर कुछ दिन के लिए गई है तो। अरे OI मतलब क्या हुआ, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। Oh no मैम, PR यस मैम, आउटसाइड इंडिया, मैं इंडिया में हूँ। यस मैम। तो PRI ना? यस मैम, यस मैम, यस। तो PRI होगी ना, कंफ्यूज मत होइए, PRI। कंफ्यूज हो गए। रिपीट कर देती हूँ, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इन इंडिया, जो इंडियन सिटीजन है दैट इज PRI, और जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड PROI। ठीक है, तो मैम ये एजुकेशन वाले पॉलिसी पे भी लागू होता है क्या? एजुकेशन पॉलिसी, अब मान लीजिए आप MBA करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ना गए, उसके बाद तो आप वापस आ जाएंगे, तो आप PRI ही कहलाएंगे, आप आउटसाइड नहीं कहलाएंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं कहलाएंगे। आप सर्टेन कोर्स करने के लिए गए हैं, ठीक है, फिर करके तो वापस आ जाएंगे, उसके बाद तो स्टूडेंट वीजा पे अगर आप गए हैं तब तो उसके बाद कोर्स खत्म होगा, आपको तो वही लोग भगा देंगे, है ना? तो एनी हाउ इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे, PRI ही कहलाएंगे। ठीक है, ये था आपका स्कोप। और एक स्कोप था, जैसे एक यहाँ पे आप कंट्रोल देख रहे हैं, अगर बाहर कंट्री है, बाहर कोई कंपनी है और कंट्रोल अगर PRI के हाथ में है तो अप्लीकेबल होगा FEMA। और कॉन्ट्ररी अगर अपोजिट में बात करूं, अगर बाहर का कोई कंपनी यहाँ है, बाहर का कंपनी अगर यहाँ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ का नहीं है, UK का है, लेकिन उसका अगर कोई कंपनी यहाँ है
और कंट्रोल बाय इंडियन सिटीजन है तो अगेन फेमा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जो अभी सेकंड पॉइंट लिखे उसके जस्ट कॉन्ट्ररी यही होगा कि अगर बाहर का है कंपनी और इंडिया में है और इंडियन सिटीजन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है कंट्रोलिंग, तो अगेन एप्लीकेबल होगा। तो ये था स्कोप। डन। अब इसमें सर्टेन टर्म आता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला कि ऑथराइज पर्सन होने चाहिए, तो ऑथराइज पर्सन हम किसको कहते हैं? ऑथराइज पर्सन में ऑथराइज डीलर आ जाएंगे, ऑथराइज डीलर आ जाएंगे, मनी चेंजर आ जाएंगे, ऑफशोर बैंकिंग हो जाएगा। ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं बाहर का बैंक अगर इंडिया में, उसको हम ऑफशोर बैंकिंग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुणाल? याद रहेगा ऑथराइज पर्सन। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ऑथराइज पर्सन के थ्रू करेंगे। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है, ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट कौन करेगा? कौन करेगा? आरबीआई मैम। आरबीआई। ठीक है, अब ऑथराइज पर्सन में कौन कौन? अभी बताइए मैम। यस मैम, डीलर होगा मैम। मनी चेंजर, डीलर, ऑफशोर बैंकिंग, नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिए, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट। ये तीन होंगे। ऑथराइज पर्सन इट मींस एन ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, सेकंड मनी चेंजर, थर्ड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग बाद में अगर आप भूल जाएं तो ब्रैकेट में लिखिए बाहर का बैंक इन इंडिया। ठीक है, आउटसाइड बैंक इन इंडिया। और फिर नेक्स्ट एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर द एक्ट। अगर एक्ट के थ्रू किसी को अगर ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए तो वो भी इसमें आएंगे ऑथराइज पर्सन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और टर्म है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। किसको कहेंगे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो एसेट और लायबिलिटी को अल्टर करे वो कहलाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, जो भी एसेट और लायबिलिटी में अगर अल्टर हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। याद रहेगा? अब आइए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? तो करंट अकाउंट क्या कहते हैं? अगर पी एंड एल को अगर कर रहा है, पी एंड एल अकाउंट को अगर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर अल्टर कर रहा है तो कहलाएगा ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, आ जाएगा ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। यानी कोई भी अगर पीएल को मैम क्या कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल। नो मैम, आप पी और एल के बाद क्या बोली थी? अल्टरेशन अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर अल्टरेशन होता है या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो वो कहलाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। डन। अब इसके बाद हम लोगों को सर्टेन प्रोविजंस जानना, अब हम लोगों को सर्टेन प्रोविजंस जानना है, लाइक आरबीआई के सॉरी फेमा में क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ छूट है, कहाँ छूट नहीं है। तो अब आप लोग लिखेंगे मेन प्रोविजंस। इसके अंदर प्रोविजन सबसे नंबर 1 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। पहला प्रोविजन दिया हुआ है फेमा में, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन लोग डील कर सकते हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 ब्रैकेट में लिखिए, सेक्शन 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 3 ये क्या बोलता है कि एक्सेप्ट विद द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, नो पर्सन कैन, और आगे टेबुलर फॉर्म में लिखिए, मतलब टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखिए, मैं लिखवा रही हूँ। पहला आप ओपनिंग लाइन लिख लीजिए, एक्सेप्ट with the general, एक्सेप्ट का स्पेलिंग होगा EXCEPT, एक्सेप्ट विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई, नो पर्सन कैन
तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी कहा कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होगा तो, और एल्स परमिशन ग्रांटेड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन not being an authorized person। ठीक है, इसका परमिशन नहीं है। ठीक है, कोई भी फॉरेन, आप लोग क्या लिखे, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू किया जा रहा है तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से किसी भी मैनर का कोई भी ट्रांजैक्शन, पेमेंट, रिसीव कुछ नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, मेक एनी पेमेंट, अगेन ये इंश्योर करिए आरबीआई का लिमिट जितना दिया है उससे ज्यादा। ठीक है, कोई नहीं कर सकता है तो वो फिलहाल अभी लिखिए, मेक एनी पेमेंट, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट, टू और फॉर द क्रेडिट, for the credit to or for the credit of any person, PRY शॉर्ट में लिख लीजिए, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन एनी मैनर। गलती से भी ओ नहीं छोड़िएगा क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसीव अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन, receive otherwise through an authorized person any payment by order or on behalf of any person, PROI, in any manner। मैम पेमेंट बाय ऑर्डर के बाद क्या बोले? Payment by order or on behalf of any person resident outside India in any manner। ठीक है, यानी पहले पॉइंट में आप पेमेंट लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप रिसीव लिखे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in India as consideration for or in association with acquisition or creation or transfer of a right to acquire any assets outside India by any person। आप क्या लिखे कि कोई भी एक्विजिशन वो नहीं कर सकता, कोई भी राइट वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, किस चीज का, एसेट रखने का। ठीक है, जो भी पर्सन आउटसाइड इंडिया का है वो। ठीक है, एक्विजिशन, क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो भी एसेट आउटसाइड इंडिया उसको एक्वायर करने का भी परमिशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो आरबीआई परमिशन दी है वो। अब नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी, किसी को भी परमिशन नहीं है जो भी परमिसेबल लिमिट आरबीआई प्रोवाइड की है उससे ज्यादा रखने का।
अब बात होती है कि आरबीआई का परमिशेबल लिमिट क्या है। तो यूएस डॉलर 2000 से ज्यादा कोई भी अपने पास फॉरेन करेंसी का नोट नहीं रख सकता। ठीक है, समझ जाएंगे, याद रहेगा यस मैम, कितना? पूरा याद रहेगा। नहीं, कितने नोट का रखने का है परमिशन? 2000 मैम डॉलर, उससे ज्यादा। 2000 यूएस डॉलर, यहाँ सिर्फ डॉलर यूएस नहीं डॉलर। बोलेंगे क्योंकि डॉलर आपका 2000। सिंगापुर का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो यूएस डॉलर ये जाना जरूरी है। यूएस डॉलर 2000, उसके इक्विवेलेंट जो भी करेंसी आपके पास है उतने तक का आप रख सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी वही है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, आपको ऑलरेडी आप जान चुके हैं। अब कोई भी पर्सन सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज, कहां से? ऑथराइज्ड पर्सन से, जो भी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। समझते जाइए, अपने वर्ड्स में लिखते जाइए, उसके बाद मॉड्यूल पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी क्या, जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या क्या आएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। जो भी एसेट और लायबिलिटी में अल्टरेशन अगर होता है तो इसके अंदर जो भी आता है उसमें आप पे कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, यानी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किया जाता है थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन। अगेन जितना परमिसेबल लिमिट है उतना। अब बात आती है 5th पॉइंट में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए, अंदर मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि क्लास खत्म होने के बाद एटलीस्ट आपको ये ध्यान आ जाए कि इस पॉइंट में क्या बोला गया है, उस टाइप से रफली लिखिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कि एक्सपोर्टर को जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोला जाएगा, देने के लिए बोला जाएगा, वो उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आरबीआई मांगे, चाहे और कोई अदर अथॉरिटी जो इक्विवेलेंट पावर किसी को अगर दिया गया है, तो जितना इंफॉर्मेशन मांगे वो देना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को फर्निश करना पड़ेगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 5 जो सेक्शन 7 में दे रखा है। सबका सेक्शन अगर लिखना है तो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 3 में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है आपको, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस है इसीलिए याद रहेगा आप लोगों को। कैपिटल अकाउंट सेक्शन 6 में दिया हुआ है और लास्ट में सेक्शन 7 में दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे सीक्वेंस में डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज 3, 4, 5, 6, 7, इतना तो याद रहेगा कम से कम सेक्शन। यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया मैम होल्डिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज, मैम होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4 में दिया है ना? हाँ, सेक्शन 4। ठीक है, उसके बाद से सीक्वेंस में लिख लीजिए 4, 5, 6, 7। होल्डिंग के बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद एक्सपोर्ट। ये था मेन प्रोविजन। ठीक है, कि इसमें क्या लिखा है, ये सारे मैटर पे आप एक तो पहला क्या देखें कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू होना चाहिए, और क्या देखें जितना परमिसेबल लिमिट है आरबीआई का उसका उतना ही होना चाहिए, और क्या देखें, ठीक है, किसी फॉरेन पीआरओआई से आप कोई डील नहीं कर सकते हैं परमिसेबल लिमिट से ज्यादा। ठीक है, ना पेमेंट कर सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। यस मैम। और कोई एसेट एक्वायर नहीं कर सकते। यही सब है, और तो कुछ नहीं है। देखिए, और कोई पॉइंट छूट रहा है? नो मैम, होल्डिंग नो मैम, कोई नहीं। यही सारा डिस्कशन हुआ। अब देखिए सेक्शन 8 बात करता है आपका रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज बाहर मान लीजिए आप कोई पैसे कुछ कमाए हैं, उसको अगर मेरे को रिलीज करना है तो इसका प्रोविजन सेक्शन 8 में दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली आरबीआई परमिशन देती है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपका जो भी अक्रूड इनकम है वो आप रिलीज कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये सेक्शन 8 में दिया गया है। देखिए, अब सर्टेन एग्जाम्पशन है जो सेक्शन 9 में दिया गया है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन।
ठीक है, एग्जेम्पशन क्या क्या है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, पहला कि जो फॉरेन करेंसी एग्जेम्पशन फ्रॉम, ये आप लिख लीजिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन। इसमें देखिए, पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन बाय एनी पर्सन अप टू सच लिमिट एज रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई। कहने का मतलब जो भी फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन है, जितना लिमिट दिया गया है उस लिमिट तक आप रख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। यस मैम। सेकेंड पॉइंट है, foreign currency account held or operated by such person or class of person and the limit up to which reserve bank may specify। यानी फॉरेन करेंसी का अकाउंट, कोई भी पर्सन, अकाउंट की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि वो अकाउंट रख सकता है ऑपरेटिंग बाय सच पर्सन, ठीक है, जो लिमिट आपका आरबीआई स्पेसिफाई की है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है 8th डे ऑफ जुलाई 1947 से पहले जो भी आपका अक्रूड इनकम है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आप उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा और क्या है, गिफ्ट वगैरह से अगर आपका कुछ कमाया हुआ है वोकेशन के थ्रू, वोकेशन, वेकेशन नहीं, वोकेशन, VOCATION, ठीक है। तो आप लिखे हैं कैसे, फॉरेन एक्सचेंज अगर एक्वायर किए हैं फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विस या गिफ्ट या इनहेरिटेंस, ठीक है, वो सब भी आप रख सकते हैं टू सच लिमिट एज आरबीआई में स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये था आप लोगों का मेन प्रोविजन। तो यहाँ खत्म होता है प्रोविजन, और लास्ट में जो आपको जानना है कि आरबीआई को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिम्मा दिया गया है। फेमा एक्ट के अंदर जो कुछ भी होगा वो रूल और इंस्ट्रक्ट करने वाला कौन, आरबीआई। वो भी क्या कंसल्ट किससे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके आरबीआई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पास करेगी फेमा के ऊपर। ये आपका जानना है और कुछ नहीं है। आप कंप्लीट अगर चैप्टर पढ़ेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा।